तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि ऐसे लिखते वक्त आपने फैलेसी को बिट नहीं करनी। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप फैलेसी को किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से आप इस एरर को ओवरकम कर सकते हैं, क्या टूल्स होते हैं जो ऐसे राइटिंग में, थीसिस में और पैराग्राफिंग में जो आपको हेल्प करेंगे कि आप फैलेसी कमिट ना करें। और एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी इस बात का तज़किरा है कि आप फैलेसी कमिट करते हैं, आर्गूमेंटेशन आपकी ठीक नहीं होती। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम करप्शन के ऊपर थीसिस लिखने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इस थीसिस में फैलेसी कहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल, मैं करप्शन का मेरा ऐसे है और मैंने करप्शन के ऊपर ऐसे लिखना है कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर। तो मैं अगर इसको स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी and transparency are vital for the progress of a country, and Pakistan has failed to ensure this, which has resulted in widespread corruption. Has failed to ensure accountability and transparency, which have okay, so this is a thesis statement on corruption, but if you have a look at the thesis statement, you were supposed to write a clear, कंसाइज एंड टू द पॉइंट थीसिस ऑन करप्शन, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आप अंदर ले आए इसके अंदर। ये कॉजेज़ तो हो सकते हैं, बिल्कुल कॉजेज़ हैं करप्शन होने के, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट में आप डायरेक्टली हिट कॉजेज़ को नहीं कह रहे होते, आप करप्शन से रेलिवेंट बात करते हैं, आप ऐसे का करक्स बताते हैं कि करप्शन आपके मुल्क में है, वो क्यों है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और हम उसमें हम कर क्या सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थीसिस में आपने बात और कर दी, आपने बात कर दी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वाइटल होते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विच हैव रिजल्टेड इन वाइड सब करप्शन, कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ना आप इम्प्लीमेंट कर सके, उसकी वजह से आपकी वाइड सब करप्शन जो है मुल्क में है। तो ये उसने आपका जो ऐसे था वो उसने एग्जामिनर ने ये तो नहीं पूछा था कि आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को करप्शन से कैसे रिलेट करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे अगर इस तरह के थीसिस बनाते हैं तो वो फैलेसी कमिट कर रहे हैं, क्योंकि थीसिस में उसने अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का नहीं पूछा आपसे कि उनका क्या इम्पैक्ट है करप्शन पे, उसने करप्शन का पूछा है। तो ये थीसिस मैं कर दूं आपका गलत, ये थीसिस आपका इफेक्टिव नहीं है, इस थीसिस में फैलेसी कमिट की आपने, आप पॉइंट से डेविएट कर गए जो पॉइंट एग्जामिनर ने पूछा था। रेलिवेंट थीसिस क्या हो सकता है, रेलिवेंट थीसिस ये हो सकता है कि करप्शन is widespread in Pakistan। अच्छा, आप अब ये देखें, आप थीसिस के अंदर आपने डायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस करप्शन इज़ वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान, तो आपने एग्जामिनर ने जो बात की आपने उसका सीधा जवाब दिया आप, और ये कहते हैं रेलिवेंट थीसिस स्टार्ट करना। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि करप्शन इज़ वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान owing to the failure of subsequent governments to
curb this menace। अब आपने रीज़न भी बता दी कि करप्शन इज़ वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान, वाई बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स टू कर्ब दिस menace फ्रॉम द कंट्री। अब आप इसमें मज़ीद इसको बता सकते हैं कि उससे हुआ क्या, which has destroyed the foundations of our institutions। अब आपने उसका इम्पैक्ट भी बता दिया कि उसकी वजह से हमारी इंस्टीट्यूशंस की जो फाउंडेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब आप ये देखें, इस थीसिस में मैं बड़ी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, करप्शन पाकिस्तान, करप्शन हुई क्यों? आपकी सब्सिडी गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सारी बात करप्शन पे चल रही है। इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं आ रहा। ये फैक्टर्स होते हैं करप्शन होने के, और ये फैक्टर्स आप थीसिस में नहीं लेके आते। आप फैलेसी कमिट करेंगे अगर आप फैक्टर या सॉल्यूशंस ये आप अपने थीसिस में लेके आओगे। तो आप थीसिस स्टेटमेंट रेलिवेंट तब लिख सकते हो जब आपके माइंड में वो क्वेश्चन हो जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था करप्शन के ऊपर। आपको करप्शन के ऊपर ही थीसिस बनाना था। आप थीसिस अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बना आएंगे तो वो इरेलीवेंट थीसिस होगा। बेशक आपने ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरली उसको ठीक बनाया हो, लेकिन चूंकि आपका वो इरेलीवेंट है, वो उस बात का जवाब, उस बात को एड्रेस ही नहीं कर रहा हो जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ये थीसिस आपका रेलिवेंट है। करप्शन इज वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान owing to the failure of subsidiary governments to curb this menace which has destroyed the foundation of institutions, and Pakistan needs to introduce reforms to overcome this disease from the society। अच्छा जी, ये आपका थीसिस कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखें, इस थीसिस में आपने एक ओवरऑल करक्स डिस्कस किया है। ओवरऑल करक्स आप डिस्कस कर रहे हैं। आपने करप्शन पे बात की, आपने उसके वाइड स्प्रेड होने पे बात की, आपने उसके इम्पैक्ट पे बात की, और आपने ये भी बता दिया कि वे आउट क्या हो सकती है। आपने ना कॉजेज़ बताए, ना आपने इफेक्ट्स बताए, ना आपने उसके सोल्यूशंस बताए। अब बच्चे कहते हैं कि ये सोल्यूशन है रिफॉर्म्स। देखिए, रिफॉर्म सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन सी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये सोल्यूशन है। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि जी ये इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट जो सा है ये इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट है कि इंस्टीट्यूशंस पे कैसे उसने उनकी फाउंडेशंस को वीक किया, ये इफ़ेक्ट्स आप बताएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कॉज है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स। कॉज तो है, लेकिन इसकी भी ब्रांचेज आएंगी ना कि उन कॉजेज में क्या क्या कॉजेज हैं, तो वो एक्चुअली आपने पेपर में जाकर डिस्कस करने होते हैं। तो ये करक्स आपका, ये थीसिस आपके ऐसे करक्स बता रहा है, आपके ऐसे को इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक ये क्लोज कर रहा है, और ये रेलिवेंट है, इसमें कोई फैलेसी नहीं है। ये जो ऊपर वाला थीसिस है, इसमें आप बिल्कुल अपने पॉइंट से हट के अकाउंटेबिलिटी ले आए, ट्रांसपेरेंसी ले आए। अच्छा, और फिर अकाउंटेबिलिटी ले आए, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी ले आए, और उनका आपने रिजल्ट बता दिया। तो ये एक इस आपके थीसिस में फैलेसी आ गई। तो ये आपका थीसिस में फैलेसी का कॉन्सेप्ट होता है कि थीसिस में आप फैलेसी कैसे कमिट कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आप एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं कि आप टॉपिक स्टेटमेंट लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं। पैराग्राफ में बात आप कर रहे हैं, आप पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा टॉपिक स्टेटमेंट। पैराग्राफ में होता है टॉपिक स्टेटमेंट। टॉपिक स्टेटमेंट एक पॉइंट को एड्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक स्टेटमेंट आपका है करप्शन के, आपका ऐसे करप्शन पे है, तो टॉपिक स्टेटमेंट उसके कॉज को जो सा है एड्रेस करेगा। मैं कॉज बनाता हूँ जी कि nepotism has allowed the pandemic of
करप्शन टू ग्रो इन आवर कंट्री। ये मैंने कॉज लिख दिया। टॉपिक स्टेटमेंट है पैराग्राफ का। अब यहाँ पे फैलेसी कैसे कमिट करते हैं? पहले तो टॉपिक स्टेटमेंट में फैलेसी कमिट करते हैं बच्चे। टॉपिक स्टेटमेंट में वो कॉज ही नहीं होता जो करप्शन का। बच्चे यहाँ टॉपिक स्टेटमेंट में वो चीज़ लिखाते हैं जो करप्शन से रेलिवेंट नहीं होती, तो पहली फैलेसी यहाँ पे आ गई आपकी। फिर यहाँ पे आपने इस बात को एक्सप्लेन करना होता है जो आप अपने टॉपिक स्टेटमेंट में कर रहे हैं। अब जब आप पैराग्राफ जनरेट करते हैं, ये जो लाइंस नीचे लिखते हैं आप पैराग्राफिंग में, ये लाइंस आपके इस टेंस को प्रूव कर रही होनी चाहिए, नेपोटिज्म वाले को, कि कैसे नेपोटिज्म जो सा है वो करप्शन की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब पैराग्राफ में टॉपिक स्टेटमेंट अगर बच्चे रेलेवेंट बना भी लें तो जो बॉडी होती है, बॉडी पैराग्राफ की, वो इरेलेवेंट बना आते हैं। मिसाल के तौर पे नेपोटिज्म पे टॉपिक स्टेटमेंट लिखा कि नेपोटिज्म कॉज है, पैराग्राफ में नेपोटिज्म की बात ही नहीं करते। वो बात शुरू होते हैं एजुकेशन की, वो बात शुरू होते हैं अकाउंटेबिलिटी की, वो बात शुरू होते हैं करप्शन के किस्सों की। तो आपने यहाँ पे तो प्रूव करना था कि ये जो आपने बात ऊपर की, इसको आपने प्रूव करना था, इसको एक्सप्लेन करना था आपने कि आपने बात क्यों की है। यहाँ पे आप बात कोई और शुरू कर देते हैं तो ये भी फैलेसी है। तो इस तरह पैराग्राफिंग में भी फैलेसी कमिट करते हैं। अब इसका हल क्या है? आप जो टॉपिक स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को नीचे एक्सपेंड किया करो, उसी को नीचे प्रूव किया करो कि आपने ये बात कही क्यों है। आप ये एग्जामिनर को फिर प्रूव करते हैं कि आपने ये पॉइंट क्यों लिया है, क्यों ये करप्शन से रिलेट कर रही है। फिर नीचे पैराग्राफ में डिटेल में बताते हो आप कि ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया है कि नेपोटिज्म इस तरह करप्शन से रिलेट करती है, ये इस तरह काज बनती है करप्शन का। तो पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये डिस्कशन होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट होता है फैलेसी का। अब आप देखेंगे अगर आपने टॉपिक स्टेटमेंट भी रेलेवेंट बनाया, पैराग्राफ भी आपका रेलेवेंट है, फिर आपके हर पेज पे फैलेसी, हर पेज पे आपकी आर्गुमेंटेशन ठीक नहीं, फिर आपका कंक्लूजन भी रेलेवेंट। तो ये ऐसे में बच्चे बहुत जगह पे ये बात पॉइंट बनाते हैं कि मैं पूरा ऐसे करके आया हूँ, मैं पूरे पैराग्राफ लिख के आया हूँ, मैं पूरा थीसिस बना के आया हूँ, मैं पूरे बॉडी बना के आया हूँ, मैं कंप्लीट करके आया हूँ, मैं 30 पेज लिख के आया हूँ। लेकिन बात ये है कि क्या वो आपका टॉपिक स्टेटमेंट, क्या वो आपका थीसिस, क्या वो आपका पैराग्राफ आपके पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं और वो एग्जामिनर के सवाल का जवाब दे रहे हैं? अगर तो दे रहे हैं फिर ऐसे ठीक होगा, और अगर वो इधर की उधर की बातें कर रहे हैं तो फिर आपका ऐसे ग्रामर की मिस्टेक्स उसमें ना भी हों, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना भी हों, चूंकि वो पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहा आपका, तो फिर वो आप कैसे पास नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है फैलेसी का, नया कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा मैं आपको दूं, और मे बी आपको इसका पता ना हो कि आप फैलेसी कैसे कमिट करते हैं ऐसे राइटिंग में। तो इस पे काम करें, थीसिस रेलिवेंट बनाया करें, पैराग्राफ्स रेलिवेंट बनाया करें, फैलेसी कमिट ना किया करें, और जाहिर बात है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मिस्टेक तो आपने कमिट नहीं करनी होती। दूसरी चीज़, ऐसे राइटिंग के ऊपर आप घर बैठे काम कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर यहाँ जो आप देख रहे हैं 300 लेक्चर लगाए हैं ऐसे के ऊपर, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वो लेक्चर देखें, आपको घर बैठे आप तैयारी आप कर लेंगे, और आपको इससे भी बहुत ज़्यादा एरर्स आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।